फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 1 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। कोर्स कोड है BP202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए भी लाभदायक है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आपके यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न होंगे और इन सभी प्रश्नों के हम लोग सॉल्यूशंस भी देखेंगे। कुछ जो इनके एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यही आंसर हो रहा है सही, वो भी देखेंगे, ताकि आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों उनको भी सॉल्व कर पाएँ और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिस हो वो अच्छी हो पाए। तो मैं हूँ डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि प्रश्न में ये लिखा हुआ है नॉट पूछ रहा है, यानी कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप देखें कि होती है और पहला ऑप्शन उठाया और फटाक से मार दिया। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए, चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। देयर आर स्लाइटली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो थोड़ा या थोड़ा सॉल्युबल होते हैं वाटर में या बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिसाब से। बी देखिए, दे ऑलवेज हैव आयनिक बॉन्ड्स। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली हमको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ शब्द यूज़ कर रहा है ऑलवेज, इसलिए ये सही नहीं है। दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। यस, बिल्कुल सही बात है। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं। और दे ऑलवेज हैव कार्बन एटम्स। बिल्कुल सही बात है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ पर अगर कार्बन नहीं है तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो आंसर है यहाँ पर वो है बी, दे ऑलवेज हैव आयनिक बॉन्ड्स इज अ राइट आंसर। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। देखिए, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका नेचुरल सोर्स में हम लोग देते हैं कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फर्मेंटेशन से हम लोग प्राप्त करते हैं, या फिर सिंथेसिस जो है करके हम लोग उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये सब काफ़ी मेजर सोर्सेज हैं। जो हमारे ऑप्शन है उसमें सी वाटर है, कोल एंड नेचुरल गैसेस हैं, फर्मेंटेशन एंड एटमॉस्फेयर है। ये चारों में से ही हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मेजर सोर्स कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त करने का वो हमारा कोल है और नेचुरल गैसेज हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम भी है। तो पेट्रोलियम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो हमारा कोल एंड नेचुरल गैसेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, the element most and likely to be present in an organic compound are। ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कार्बन तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कार्बन के साथ कौन सा दूसरा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम देखने को मिलता है। ये दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो हमें हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है। आपने देखा कि जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मीथेन, वहाँ पर भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। जब कार्बन के पास किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाने को नहीं होता तो वो हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, इसीलिए हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तो हमें अब सही दिख रहे हैं, क्योंकि सी तो एकदम बाहर हो गया, बिकॉज नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। नेक्स्ट लीस्ट वाला देखते हैं। लीस्ट वाले में देखिए ऑक्सीजन, बहुत सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पाया जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, आपके कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, ईथर्स हो गए, एनहाइड्राइड्स हो गए, तो ऑक्सीजन तो मिलता ही है। सल्फर भी बहुत सारे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। तो एक ही बच रहा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो यहाँ पर डी होगा, जो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा और सिलिकॉन सबसे कम देखने को मिलता है, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, कौन सी इसमें ऐसी बात है जो कि सही आपको दिख रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds cannot be synthesized from inorganic compounds, organic compounds can be synthesized from animals, organic compounds can be synthesized from by the plants। वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है इट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं कहती, क्योंकि जैसे कि आपने कंपाउंड सिंथेसाइज करने हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके द्वारा उससे रिएक्ट करा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है यहाँ पर वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। द क्वेश्चन नंबर
5 इज लुक, आपको देखना है इसको और देख करके बताना है कि ये कंपाउंड का ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके इथेनोइक एसिड, दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड, तीसरा इथेनॉल और चौथा प्रोपेनॉल। जब आप इसके फंक्शनल ग्रुप्स को देखिए तो पहले कार्बन पे CH3 है, दूसरे कार्बन पे CH2 और तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O OH लगा हुआ है। तो OH देख करके आप ये मत बोल दीजिए कि अल्कोहल है, C डबल बॉन्ड O को देख करके मत कह दीजिए कि कीटोन है। ध्यान से देखिए लास्ट वाले कार्बन पे हमारे C डबल बॉन्ड O और OH यानी कि ये एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है और ये एक कार्बोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और एसिड का नाम जो है हम लोग ओइक एसिड लगा करके लिखते हैं, है ना, या फिर इक एसिड लगा करके हम लोग लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पर तो IUPAC नाम ही लिखा हुआ है, कॉमन नेम होता तो इक एसिड और IUPAC नेम है तो ओइक एसिड लगा करके हम लोग लिखते हैं। अब देखिए कि कितने कार्बन हैं, 1 2 3 3 कार्बन्स हैं, इसीलिए इथेनोइक एसिड ऑप्शन तो जो नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, यानी 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन के नाम से जानते हैं और ओइक एसिड लगा दिया, ई हटा करके तो नाम बन गया प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि जो बी ऑप्शन है इट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज जो होती है वो ऐसे कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड आपने ले लिया, एल्कोहल ले लिया, एमीन्स ले लिया, आपने क्या नाम है एल्डिहाइड्स ले लिए या फिर एल्केन्स ले लिया, इन सभी को जब आप लेंगे एक साथ, देखते हैं आप कि तो वो सब एक दूसरे से केवल एक मिथाइलिन या CH2 ग्रुप से एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी एक एक बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये फ़ायदा है कि उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिलता है। उनकी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो भी जनरली सेम होती हैं। जैसे एल्केन्स हैं तो एक जैसी रिएक्शन देंगे, एल्डिहाइड है तो एक जैसी रिएक्शन देंगे, क्या नाम है कीटोन्स हैं तो एक जैसी रिएक्शन शो करते हैं जनरली, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती चली जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल दिया गया और आप देखिए हर बार एक एक जो है CH2 ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है और नए एक पूरी सीरीज़ जो है वो बनती चली जा रही है। इसी तरीके की सीरीज़ को हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो राइट आंसर विल बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नेम्ड करेक्टली अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं तो अभी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन देख करके अगर बताना चाहें कि इनमें से कौन सा नाम सही होगा, कंपाउंड छोड़ दीजिए, नाम पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स कौन सा नाम सही है। जैसे कि 1,1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथेन या फिर 1,1 डाइक्लोरो 2 ब्रोमो इथेन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। 2 ब्रोमो 1 डाइक्लोरो इथेन या 2 ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्बन है, एक कार्बन पे Br लगा हुआ है, एक कार्बन पे 2 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, यानी क्लोरो ग्रुप वाले कार्बन को हम 1 कहेंगे और ब्रोमो वाले को हम 2 कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम ठीक हो गई। दूसरे पे ब्रोमो लगा हुआ है और पहले पे 2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं जिसे हम 1,1 डाइक्लोरो बोलेंगे और दूसरे वाले का सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो। लेकिन एज पर IUPAC जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस होते हैं तो उन्हें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के हिसाब से जो जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में रखते हैं। तो B पहले आता है ABCD में और क्या नाम है अंग्रेजी की जो वर्ड वाला है उसमें B पहले आता है, C बाद में आता है। इसीलिए जो नाम होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। 2 है तो इसलिए डाई लगाना जरूरी है और दोनों की नंबरिंग लिखेंगे तो आंसर विल बी 2 ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेटिक कंपाउंड इज द अदर नेम ऑफ। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में पूछा जा सकता है, आपके लिए एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में, इसलिए एलिफेटिक कंपाउंड इज अदर नेम ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों, अब आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग, क्योंकि ओपन चेन है उसको हम लोग एलिफेटिक भी बोलते हैं और साथ ही साथ एसाइक्लिक, ए मतलब एब्सेंट, साइकिल मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा, इसीलिए एसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर रिंग सिस्टम तो है, चाहे वो चाहे वहाँ पे वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग रिंग हो। दूसरी बात वहाँ पर कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी बेंजीन इत्यादि जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया जैसे कि आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सब। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सब क्या होंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए फिर से आ गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है। हेक्सेन मतलब सारे के सारे जो है सैचुरेटेड कार्बन्स हैं, हेक्सीन मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी जो है वो हमारा एक क्या नाम है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब जो है साइक्लिक रूप में हमको देखने को मिल रहा है। और जो एसिटिक एसिड होता है ये सिंपल CH3COOH, इसलिए एसिटिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर का कंपाउंड है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इवन बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो कई तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। तो जहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनो, कार्बोक्सिल और कार्बोनिल। तो कार्बोनिल, कार्बोक्सिल और आइसोसाइनो ये तीनों जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो आइसोसाइनाइड है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसीलिए जो हम लोग मतलब ये एक प्रकार का खुद ही कंपाउंड है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो B, C और D वाले ही हैं, लेकिन A यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि आइसोसाइनाइड जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सब्स्टिट्यूएंट इन द चेन इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एन इन द एल्केन्स। अगर एल्केन्स किसी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई हैं एल्केन का ही, यानी कि कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्केन ही एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप कब बनता है, जब हम लोग एल्केन में से जैसे कि CH4 मान लीजिए मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल ग्रुप बनता है, जो कि CH3 के रूप में कहीं सब्स्टिट्यूएंट में हो सकता है। तो इन सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, ENE लगा करके कहेंगे, IC एसिड लगा करके कहेंगे, ONE लगाएंगे या YL लगाएंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एल्केन में से अगर E हटा करके ANE हटा करके अगर YL लगा दें तो जो बनेगा उसे हम कहेंगे एल्किल। एल्किल ग्रुप्स ही जो होते हैं वो हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। अगर हम ENE लगा दें ANE हटा करके तो वो एल्कीन्स हो जाएंगे, यानी कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड में हो जाएंगे, यानी ये बात ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। IC एसिड हम लोग तब लगाते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होती है, और कीटोन्स के लिए हम लोग ONE प्रयोग करते हैं। इसीलिए YL, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालिए और वहाँ पर उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर लगा दीजिए, तो एल्केन के नाम में से ANE हटा के हम YL जोड़ देते हैं, और वो बनता क्या है, एल्किल ग्रुप कहलाता है, जैसे कि मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ A to D इज़ करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपके सामने कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को देख करके या इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे कि क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पे कंपाउंड दिया और आपसे IUPAC नाम पूछ रहा है। तो IUPAC नाम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लंबी चेन ढूंढेंगे और उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़े। अब आप देखिए जो हमारी लंबी चेन है उसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर हम ऊपर वाले CH3 CH2 से शुरू करते हैं, इसलिए हम शुरू करेंगे क्योंकि उससे हम चलेंगे तो हमें लंबी चेन जो है वो देखने को मिलेगी 6 कार्बन की। अगर हम सीधी वाली चेन जहाँ पे ब्रांच को छोड़ करके सीधे चलेंगे तो 5 ही कार्बन मिलेगा, इसीलिए हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और तीसरे नंबर पे हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो हेक्स 3 तो सही है, यानी कि ऊपर के 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, नीचे के 2 ऑप्शन ही में से कोई सही है। तो हेक्स 3 जो है ये हो गया पेरेंट नेम। और आप देखिए जो तीसरा कार्बन है हमारा उसके ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जो आंसर होगा हमारा वो 3 मिथाइल हेक्स 3, यानी कि C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये देखिए फिर से एक आ गया, यहाँ पर भी अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग उधर से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है एज अ आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, और क्लोरो और जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसा कि हम लोग कह रहे थे ना मिथाइल दैट इज CH3 ग्रुप। देखिए यहाँ पर
एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इधर से पीछे साइड से करेंगे, लाइक कि CH के ऊपर 2 नंबर आएगा, दूसरे नंबर पे हमको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन्स हैं। तो पेंट-टू-ईन ये तो हो जाएगा इसका क्या नाम है, पेरेंट नेम। अब देखिए तीसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है और चौथे नंबर के कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि ABCD के हिसाब से, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, M बाद में आता है, इसीलिए 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट-टू-ईन जो हमारा B ऑप्शन है, इट इज़ द राइट आंसर एज पर द IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, हमने सभी IUPAC नॉमेनक्लेचर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियोस बनाए थे अलग अलग कंपाउंड के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो प्लेलिस्ट आपको मिल रही है, नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद जरूर देखिएगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि अदर्स है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। मिथाइल इथाइल कीटोन, पेंट-टू-ओन, 2-पेंटेनोन और मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये चारों नाम जो है वो कीटोन्स के लिखे हुए हैं। अब इसमें हमको सिमिलरिटी ढूंढनी है कि 3 एक जैसे होंगे और 1 अलग होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो जो हमारा पेंट-टू-ओन है और 2-पेंटेनोन, ये दोनों IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के तरीके हैं जहाँ पे 5 कार्बन की चेन होगी और कीटोन ग्रुप यानी कि ऑक्सो ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो लगा होगा, दूसरे नंबर पे लगा होगा। ये तो ठीक है। जो हमारा पहला ऑप्शन है उसके हिसाब से मिथाइल इथाइल कीटोन ये पुराने ज़माने का नाम है, यानी कि कन्वेंशनल नेम है, लेकिन ये एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल लगा हुआ है। कहने का मतलब ये केवल 3 कार्बन की चेन है। तो जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है, B, C और D ये तीनों सेम है। D जो है वो कॉमन नेम है और 2 जो है IUPAC नेम है, B और C, सेम कंपाउंड के जिसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। पहले से दूसरे कार्बन पे यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे नंबर और चौथे और पांचवें 5 कार्बन की पूरी चेन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मिथाइल इथाइल कीटोन, क्योंकि मिथाइल इथाइल कीटोन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको 3 कार्बन दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पर 5 कार्बन की एक कीटोन है। ठीक है, तो इसलिए B, C, D सेम है बट A जो है वो डिफरेंट है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके का जब स्ट्रक्चर देखिए तो ये ना तो कीटोन है ना तो ये अल्कोहल है। सबसे पहले हमको देखना है पहला वाला कार्बन वो है जहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को सबसे बड़ा ग्रुप है ये, इसीलिए इसे नंबर 1 देंगे। 1 2 3 4 तीसरे नंबर पे हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी कि अल्कोहल वाला अल्कोहलिक OH ग्रुप, और एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आता है, इसीलिए जो इसका नाम होगा पेरेंट नेम जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। और 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, इसीलिए इसका नाम जो होगा वो ब्यूटानोइक एसिड होगा। ई हटा करके ओइक एसिड लिखते हैं, ब्यूटेन के नाम में से ई हटा करके ओइक एसिड, तो नाम बनेगा ब्यूटानोइक एसिड। और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए जो इसका नाम होगा वो होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, यानी जो B ऑप्शन है हमारा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द फॉर्मूला C8H18। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C88 और H18 हो सकता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है हमारा 2 मिथाइल हेक्सेन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन जो है ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप और जो है मतलब एक मिथाइल ग्रुप का कार्बन और 6 हेक्सेन का 6 कार्बन, टोटल 7 कार्बन हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे C8 लिखा हुआ है। दूसरा 2,2,3 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ट्राई मिथाइल और ऑक्टेन, ऑक्टेन के 8 कार्बन हो गए, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन हो गए और 3 बार मिथाइल ग्रुप हो गए, तो ये टोटल 11 कार्बन हो गए, यानी ये भी फॉर्मूला नहीं हो सकता। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल म्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन के 4 कार्बन और 4 बार मिथाइल ग्रुप के 4 कार्बन, यानी कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। इसको देखिए पहले दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। टोटल अगर आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिरिए तो ये होंगे टोटल 8 कार्बन है यहाँ पे और 18 हाइड्रोजन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइक्लोएक्टेन ऑक्टेन अगर होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया आपके लिए। इट इज़ 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मूला है C8H18। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में आपको एक इनकरेक्ट, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, ना कि करेंट। दे डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज देर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड द फोर्थ इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर द टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो टू टाइप्स की आइसोमेरिज्म ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये बात भी सही है। पहला ऑप्शन दे डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सही बात है। जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती हैं वो ज़्यादातर हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं, और लेकिन दे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम आइसोमर उसी को बोलते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसीलिए जो आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से हमें डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर या आइसोमर का एक क्लासिफिकेशन अगर ध्यान दीजिए तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर इस यूनिट को आप देखिए तो जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, और ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स को ही हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एटम्स के बॉन्ड्स के में चेंजेस की वजह से, स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। दूसरे प्रकार के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टाटोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स। इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है पहले भी, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दूसरे जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, दूसरे होते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और कन्फिगरेशनल भी दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड ज्योमेट्रिक में। तो अभी हम लोग जो अभी देख रहे हैं आप पिक्चर, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि जियोमेट्रिक आइसोमर्स जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स के अंतर्गत आते हैं, और फंक्शनल, चेन और पोजीशन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपाउंड इज अ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ 1-क्लोरोपेंटेन। 1-क्लोरोपेंटेन के आप देखिए जो दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहला वाला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो Cl ग्रुप है वो पहले ही कार्बन पे लगा हुआ है, और आप कह रहे हो कि 1-क्लोरोपेंटेन का पोजीशन आइसोमर हमको ढूंढना है। पोजीशन आइसोमर्स हम उन आइसोमर को कहते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है और नंबर ऑफ कार्बन जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप पहला ए और बी दोनों में आप देख रहे हो कि Cl ग्रुप जो है पहले कार्बन पे लगा हुआ है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, वहाँ पर 2 बार Cl है, एक पहले कार्बन पे भी है और एक बीच वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये डाइक्लोरो कंपाउंड है, यानी कि ये भी हमारा फंक्शनल ये आइसोमर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जो डी ऑप्शन है उसमें ध्यान से देखिए तो जो Cl ग्रुप है वो हमारे दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे, और पोजीशन आइसोमर्स का मतलब ही है कि पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, तो यहाँ पर क्लोरो जो है वो सेकंड कार्बन पे है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, जहाँ पर क्लोरो ग्रुप जो है वो दूसरे नंबर पे कार्बन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 कंटेन्स हाउ मेनी ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई पूछे जाते हैं। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप उसके आइसोमर्स बताइए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उनके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो सब ड्रॉ कर दें। तो जब आप 5 कार्बन कंटेनिंग एल्केन यानी कि पेंटेन की बात हो रही है यहाँ पर, पेंटेन का अगर हम लोग आइसोमेरिक फार्मूला बनाने की कोशिश करें, डिफरेंट उसके फार्मूलाज लिखें, तो सिर्फ 3 ही प्रकार के हम लिख सकते हैं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन। लेकिन इसको भी अगर IUPAC नाम में देखें तो हम कह सकते हैं एन पेंटेन, 2 इथाइल प्रोपेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 3 जो हैं इन्हीं को हम आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एन पेंटेन के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ 3 ही प्रकार के आइसोमर्स यहाँ पर फॉर्म किए जा सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ नेम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर करेक्ट।
देखिए नाम दिया गया है और उसका फॉर्मूला देने की कोशिश की गई है और आपसे पूछ रहा है, या एग्जाम्पल देने, सॉरी फॉर्मूला नहीं, एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है और आपसे कह रहा है कि मैच करिए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आप एक को मैच करके और आप कूद करके जाएंगे तो ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस में सिर्फ किन्हीं 2 ही लोगों का एग्जाम्पल है। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए, सी को थर्ड से मैच कर रहा है, डी को फोर्थ से। लेकिन अगर आप देखिए तो कीटोन का जो ग्रुप है वो फोर्थ वाला, तो सॉरी थर्ड में कीटोन नहीं है, वो ईथर है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, ए को सेकंड से कर रहा है यानी कि अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है, ए जो है हमारा वो अल्कोहल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सी जो है वो आपको फोर्थ से जोड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, सी वाला जो है हमारा फोर्थ से जुड़ रहा है क्योंकि फोर्थ जो है वो एक कीटोन है और सी जो है कीटोन है। सी ऑप्शन देखिए, ए को थर्ड से जोड़ रहा है, ए यानी अल्कोहल, थर्ड हो ही नहीं सकता बिकॉज थर्ड इज एन ईथर, और बी को फोर्थ से जोड़ रहा है, बी एल्डिहाइड है, और जो डी जो हमारा फोर्थ है वो एक कीटोन है, यानी कि सी ऑप्शन सही नहीं है। और डी ऑप्शन देखिए, बी को सेकंड से जोड़ रहा है, एल्डिहाइड सेकंड्स में जुड़ रहा है, जबकि सेकंड वाला क्या है, अल्कोहल है, यानी कि ये भी गलत है। तो टोटल हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, बी होगा। और कई बार चारों को मैच करने का ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए कि एक कम ही दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया ही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं, इनको ध्यान दे करके ही आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज। इथेनॉल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आइसोमर, जब हम लोग पढ़ते हैं खास करके फंक्शनल आइसोमर्स, तो उसमें हम लोग जो है कहते हैं कि इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि एक तो हो गया अल्कोहल और दूसरा हो जाता है हमारा ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता, इसीलिए इन्हें एक दूसरे का हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वेरीज इन ईच ऑफ इट्स आइसोमर देन इट इज़ नोन एज। देखिए अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल, पहले भी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया था, कई बार डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है कि जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो उस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल अभी हमने जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा, जहाँ पर इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, बिकॉज एक तो OH ग्रुप लगा हुआ और एक जो है CH3OCH3 का फॉर्मूला बना रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखी। चेन आइसोमेरिज्म होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पूछा था आपसे कि C5 वाला जो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नॉर्मल पेंटेन्स हैं, ये तीन जो हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी टाटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। ये एक कीटोन है और आपसे पूछ रहा है कि कितने हम टाटोमर्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ समझिए, टाटोमेरिज्म होती है जहाँ पर कीटो और इनॉल फॉर्म्स में जो है लगातार वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कहने का मतलब जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ C+O। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, जो कि C+O के जस्ट बगल वाले कार्बन जो होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर आइसोमर्स बन सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए C+O के दोनों तरफ एक एक अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दो जो है आइसोमेरिक फॉर्म्स या टाटोमर्स जो हैं वो बन सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक में डबल बॉन्ड जो है वो क्या नाम है आपके राइट साइड वाले कार्बन के साथ बन रहा है और हाइड्रोजन राइट साइड वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन पे। दूसरे में लेफ्ट साइड जो कि रिंग वाला हमारा कार्बन है उसके साथ जुड़ रहा है और फिर एक आइसोमेरिक फॉर्म बना रहा है। तो दो आइसोमेरिक फॉर्म यहाँ पे बन सकते हैं। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2, और क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है अल्फा हाइड्रोजन्स के, दो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसीलिए यहाँ पर दो जो है वो आइसोमर्स या टाटोमर्स जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज द कंपाउंड CH3 CH2O CH2 CH3 and CH3O CH2 CH2 CH3 are
अब देखिए ये जो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन एटम जो है वो बदल रहा है, ना तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, ये दोनों ही ईथर के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ना तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन बदल रही है, और ना ही जो है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, और ना ही ये चेन आइसोमर हो सकते हैं, क्योंकि चेन आइसोमर हमको जनरली एल्केन्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो मेटामर्स होगा, बिकॉज मेटामर्स में वो आइसोमेरिज्म होती है जहाँ पर जो एक एटम है या फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप की नंबर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आप देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें दोनों तरफ दो दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, या एक एक एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं, जैसे C2H5 C2H5 दोनों तरफ लगा हुआ है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में या दूसरे फार्मूला में आप देखिए एक तरफ हमारा CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमारा CH2 लगा हुआ है। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन्स की जो संख्या वो बदल रही है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारों का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिया, जो कि आपके अगर उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चन के आधार पर उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो पेपर में जब मिले तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो, या आपके कोई सजेशंस हैं, तो आप उनको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में जोड़ पाएँ, और उनके आंसर्स आपको या तो हम कमेंट बॉक्स में ही कर देंगे, या तो फिर हम एक अभी और सारी 5 यूनिट को अलग अलग करने के बाद फिर एक कॉम्प्लिकेटिव फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग वहाँ पर डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके के वीडियोस और देखने के लिए। और ये सारा जो आपका सिलेबस है वो पहले से कंप्लीटेड है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जा करके इन सभी क्वेश्चंस को और डीप में भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।